शोहर का कुफ्र करती है, शोहर की नाशुक्री करती है और एहसान नहीं मानती। अगर तू औरत से सारी उम्र एहसान करे, फिर वो जरा सी भी कोई बात तुझ में देखे जो उसको पसंद ना हो, तो कहने लगती है कि मैंने तो तुझसे कभी कोई भलाई नहीं पाई। मकसद वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक, सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान। सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम, सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं सियासत, जहां बात होती है आपसे ही जुड़े मुद्दों की जिन पर सियासत हावी है, और इसी सियासत के मायने हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। इतना याद रहे एक साथी और भी था। तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया है और कहा है कि अगर सीज फायर का उल्लंघन इसी तरह से जारी रहा तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। अब जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि आक्रामक रुख होगा। पाकिस्तान की हरकत माफी के लायक नहीं है। सैनिकों का सिर काटना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत पर हमला पाकिस्तान की सोची समझी साजिश था। पाक ने हमला रेकी करके किया था। भारत पर लगाए गए पाकिस्तान के सभी आरोप बेबुनियाद हैं, ये कहना है सेना अध्यक्ष विक्रम सिंह का। That it was a response to our operations on the 6th was premeditated and pre-planned. I expect my commanders, in the face of provocation and firing, to be aggressive and offensive. We will uphold the ceasefire as long as the adversary upholds it. But we shall not be passive to be fired at. And therefore, when we are fired at, when we are provoked, we shall respond immediately. Beheading of our soldiers, that is unacceptable. Militarily, the operations are at the tactical level, but it has got strategic nuances. And therefore, those strategic nuances, our concerns have been conveyed to the government of Pakistan by our government. Acts of this kind, the heinous act which was committed on the 8th in Mendes sector, we reserve the right to retaliate at the time and place of choosing.
वहीं भारत और पाकिस्तान में चल रही ब्रिगेडियर स्तर की फ्लैगिंग मीटिंग जो है, फ्लैग मीटिंग वो खत्म हो चुकी है। सीज फायर उल्लंघन के मुद्दे पर दोनों सेनाओं में बातचीत हुई। आपको बता दें कि ये मीटिंग पुंछ के चक्कंदा बाग में चल रही थी। तो अपने दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान और पाक सेना की तरफ से लगातार जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, जो गोलाबारी की जा रही है, फायरिंग की जा रही है, इसके बाद आज सेना अध्यक्ष विक्रम सिंह पत्रकारों से मुखातिब हुए और पत्रकारों के सामने उन्होंने तमाम सारी बातें कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी ऐसी घटनाएं, और जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ये जो कार्रवाई की गई है, शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की गई। बल्कि आपको बताते चले, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सैनिकों के साथ जो बर्बरता की गई है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैनिकों के परिवार वालों से भी विक्रम सिंह मिलेंगे, उन्होंने ये भी कहा। तो कुल मिलाकर आपको बताते चले कि जिस तरीके से 6 तारीख से जो सीज फायर का उल्लंघन 6 तारीख को और उसके बाद गोलाबारी हुई, उसे लेकर सेनाध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि ये सब कुछ प्री प्लान था, सोची समझी साजिश के तहत इन तमाम चीजों को अंजाम दिया गया। हालांकि लगातार पाकिस्तान अपनी बात से, या ये कहे कि लगातार पाकिस्तान ये कहता नजर आ रहा है कि इस हमले में, इस गोलाबारी में उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन हकीकत क्या है उसे यहां बयां करते नजर आए विक्रम सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कुछ भी हुआ, चाहे वो सीज फायर के उल्लंघन की बात हो या फिर गोलाबारी की हमले की बात हो या फिर हमारे सैनिकों के साथ की गई ये बर्बरता और ये व्यवहार, कुल मिलाकर इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए, जो जांच के बाद चीजें निकलकर सामने आई, उसके मुताबिक पहले से ही ये सब कुछ प्री प्लान किया गया था। ऐसे हमले करना, गोलाबारी करना, सीज फायर का उल्लंघन करना, ये क्विक रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से नहीं था, बल्कि ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। काफी दिनों से इसे लेकर प्लानिंग चल रही थी, जिसे अंजाम दिया गया 6 तारीख को। तो अब भारत ने और भारत के सेनाध्यक्ष विक्रम सिंह ने यह साफ कर दिया है कि अब और नहीं, अब इसके बाद अगर पाकिस्तान की तरफ से यह सिलसिला जारी रहता है या आने वाले वक्त में ऐसा कुछ फिर से दोबारा किया जाता है, तो मुंह तोड़ जवाब भारत देगी पाकिस्तान को। तो अपने दर्शकों को बता रहे कि क्या कुछ कहा विक्रम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सीधे तौर पर विक्रम सिंह ने कहा है कि अगर उकसाया एक बार फिर से भारत को पाकिस्तान ने, तो फिर जवाब देगा भारत, और एलओसी पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा भारत ने पाक से शहीद का सिर भी मांगा है। पाक की हरकत माफी लायक नहीं है, यह कहना है विक्रम सिंह का। और फिलहाल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ से ये जुड़ गए हैं रिटायर्ड मेजर जनरल आर.के. अरोड़ा जी। आर.के. अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चलवन न्यूज में। थैंक यू। अरुण साहब, जिस तरीके से सेना अध्यक्ष ने जो तमाम सारी बातें आज मीडिया के सामने कही हैं कि अब बख्शा नहीं जाएगा पाकिस्तान को कि अगर वो गलती या ये कदम दोबारा उठाता है, इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने ये भी हिंट दिया कि जो कुछ भी 6 से 8 तारीख तक हुआ है, चाहे वो सीज फायर के उल्लंघन की बात हो या फिर लगातार गोलाबारी की बात हो या फिर हमारे सैनिकों के साथ की गई बर्बरता की बात हो, ये सब कुछ प्री प्लान था। पहले से काफी दिनों से यहाँ पाकिस्तान की तरफ से प्लानिंग चल रही थी और उसे इसके बाद अंजाम दिया गया। भले ही पाकिस्तान आज इनकार कर रहा हो, इस तमाम चीजों को, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो भी आर्मी चीफ ने कहा बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल की जो लड़ाई है, जिसमें दोनों साइड का बहुत ही तजुर्बा है, वो एक तौर से मानसिक लड़ाई भी है, मॉरल असेंडेंसी की लड़ाई है, और दोनों साइड को मालूम है कि जो डर गया वो मर गया, इस किस्म की लड़ाई है। बट साथ ही बहुत ज़रूरी है कि ऐसे स्ट्रॉन्ग शब्द इस्तेमाल करने के साथ साथ कुछ एक्शन भी दिखाना ज़रूरी है, नहीं तो ये खोखली धमकियां रह जाएंगी और फिर उससे असर नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। बिल्कुल।
ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल की लड़ाई कई सालों से चल रही है, इसमें अब देखा गया है कि सीज फायर के दौरान तो अच्छा रहा, बहुत कम डेथ हुई हैं, बट जब सीज फायर नहीं है तो काफ़ी आदमी मारे जाते हैं दोनों साइड पे। अब इतने सालों बाद मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि इस प्रॉब्लम को निपटाने के लिए कुछ फ्रेश थिंकिंग लाई जाए, नहीं तो ये हर साल ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल, लेकिन अरुण साहब एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि हाल के दिनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो सुधरते हुए नजर आ रहे थे। दौरे हो रहे थे पाकिस्तानी नेताओं के भारत में, इसके अलावा क्रिकेट के जरिए, तो कभी संगीत के जरिए, तो कभी वीजा के जरिए यहाँ कोशिश की जा रही थी कि जो दोनों देश हैं कहीं ना कहीं उनके बीच जो रिश्ते हैं उसमें मिठास पनपे और ये रिश्ते मधुर हों। लेकिन अचानक क्या होता है ऐसा कि पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की जाती है, हालांकि वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होता है वो सबके सामने है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी सेना की तरफ से ये सब कुछ किया गया? इसके पीछे क्या हो सकता है दिमाग में पाकिस्तान के? देखिए, मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ हुआ है। हो सकता है हमारी तरफ से भी जो हमने फायरिंग की, हो सकता है एक से ज्यादा आदमी मारे गए हों और गुस्से में उन्होंने रिटेलिएट किया और ये सोचा कि ये नॉर्मल रिटेलिएशन फायरिंग या गोलाबारी से तो होती रहती है। इस टाइम उन्होंने लश्कर के टेररिस्ट को बुलाया कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके ऐसा एक्शन लें जिससे कि इंडियंस को भी सबक सिखाया जाए। तो ये जो है ये बहुत ही अनयूजुअल है, ये एक बहुत बड़ा उन्होंने स्टेप लिया है जिससे एस्केलेशन हो गई है। बिल्कुल। और ये एक ऐसी बात है जिसको आसानी से हम निगल नहीं पाते। ये तो निंदादायक है और हर एक फोरम पे और पूरे दम से इसका मुकाबला करना चाहिए। हम तो ऐसी बात करने से रहे, मगर ऐसा एक्शन लेना है कि दोबारा ना हो। इस करके ये ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स भी बोले जा रहे हैं, बट एक समस्या है। समस्या ये है कि नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए क्या कोई एक्शन लिया जाए या नहीं, अब ये गवर्नमेंट की समस्या रहेगी। बिल्कुल 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 अरोड़ा साहब, बहुत सारी चीजें आपने कही हैं और फिलहाल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं चलवन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर उदय सिन्हा जी। उदय जी, जिस तरीके से अभी तक अरोड़ा जी से जो बातचीत हुई है उसके बाद एक चीज तो समझ में आ गई और विक्रम सिंह, सेनाध्यक्ष विक्रम सिंह ने जो भी कुछ कहा कि तलखी बातों में नजर आ रही है। सेनाध्यक्ष के जो रुख था, जो रवैया था, जो तेवर थे, वो साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि अब हम आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे पाकिस्तान की किसी भी कार्रवाई को और किसी भी हमले को। लेकिन सिर्फ बातों में ये तलखी है, ये एग्रेशन सिर्फ बातों में है। आखिर कार्रवाई कब होगी, कदम कब उठाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या कहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड स्टेटमेंट्स हैं जो सेना के प्रमुख हैं उनके भी, और अभी कुछ दिनों पहले वायुसेना के जो प्रमुख हैं उनकी तरफ से भी ऐसे ही बयान आए थे और ये मुंहतोड़ जवाब देने की बात की जा रही है। बल्कि ब्रिगेडियर लेवल की जो अभी टॉक है उसमें भी विक्रम सिंह ने ये कहा है कि हम तय करेंगे स्थान और हम तय करेंगे सेना। हमारे ख्याल से यहाँ से शुरुआत हो रही है और ये रिटेलिएटरी प्रोसेस जो है, ये रिटेलिएटरी प्रोसेस जब तक हम शुरू नहीं करेंगे, पाकिस्तान हमें इसी तरीके से सॉफ्ट टारगेट मानकर कुछ भी करता रहेगा। हालांकि मैं ये नहीं मानता कि सेना की तरफ से जो बमबारी हुई और जो गोला बारूद दागा गया, जो गन फायर हुआ, उसके बाद जो सर काटने की घटना हुई, ये सेना का कोई अधिकृत काम नहीं होगा। सेना ने इसके लिए कोई परमिशन नहीं दिया होगा। वो स्पर ऑफ द मोमेंट की बातें हो सकती हैं। स्पर ऑफ द मोमेंट में दोनों तरफ से ये बंदूक दागे जाते हैं, इधर से भी होती है, उधर से भी होता है। अभी दो तीन दिन पहले पाकिस्तान इधर से हुआ, ये दागा गया और पाकिस्तानी मरे। तो ये होता रहता है। इस तरीके की चीजें जो वो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये तमाम चीजें होती रहती हैं। लेकिन सवाल इस बात का, इस पर हम बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहे हैं कि इसकी जघन्यता बढ़ गई, और जघन्यता बढ़ गई, सर काट के लेके चला गया वहां पाकिस्तान का सैनिक। और पाकिस्तान क्या कहे? क्या पाकिस्तान इस बात को कहे कि हाँ हम सर लाए हैं काट के? अगर पाकिस्तान इस बात को कहे कि सर काट के हम लाए हैं तो उस पर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल दबाव बनेगा। ये सेना के सदृश एक्शन नहीं है, ये बात है। तो इस वजह से, लेकिन निश्चित तौर से रिटेलिएटरी
प्रोसेस की जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे, हम सॉफ्ट बातें करते रहेंगे, हम उन्हें मिठाइयां, रेवड़ियां और तिलकुट भेजते रहेंगे और उधर से अगर इस तरीके की बातें होंगी तो इसमें देश में रोष पैदा होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है उदय जी, सॉफ्टनेस तो देखने को मिल ही रही है। पहले भी जो कोशिशें रिश्तों को सुधारने की जा रही थी, चाहे वो दौरे के जरिए, चाहे वो वीजा के जरिए, चाहे वो संगीत के जरिए हो या क्रिकेट के जरिए हो, ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर इंगित करती है कि भारत की तरफ से ये पहल की जा रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब ऐसा लगने लगा कि शायद अब रिश्ते मधुर होने वाले हैं, सब कुछ खटास खत्म हो जाएगी, तो ऐसी घटना घटती है, इस तरह का हमला किया जाता है। अब सवाल यह है कि कब तक ये सॉफ्टनेस बरकरार रखेगा भारत। आज भी फ्लैग मीटिंग हुई, इस फ्लैग मीटिंग की पेशकश खुद भारत की तरफ से की गई थी और जो बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके से मैं संवाददाता भी बताए थे कि जो बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान के ब्रिगेडियर के देखने को मिल रहे थे, उससे कहीं नजर नहीं आ रहा था कि कोई पॉजिटिव एटीट्यूड था, बल्कि कहीं ना कहीं सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही थी, विरोध किया गया, सवाल उठाए गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसके बाद भी आपको लगता है कि अभी भी ये सॉफ्टनेस भारत को बरकरार रखनी चाहिए? देखिए, मैं इस सिद्धांत का मानने वाला हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कभी सामान्य रिश्ते नहीं हो सकते। इसे हमें मान लेना चाहिए। ये हमें मान इसलिए भी लेना चाहिए जब तक कश्मीर की समस्या बरकरार रहेगी, जब तक अलगाववादी सक्रिय रहेंगे, जब तक पीओके से एक्टिविटीज होती रहेंगी, तब तक ये सब तमाम चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। थोड़े बहुत अच्छे आपने बात कर ली, यहाँ हैदराबाद हाउस में आप आके और डिनर लंच कर लीजिए, उसके बाद फिर चले जाइए, फिर वही बात हो गई। तो मेरा तो ये मानना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रिश्ते कभी भी मधुर नहीं हो सकते। जब मधुर नहीं हो सकते तो उसी दिशा में हम जाएं। हम या तो आर पार की लड़ाई कर लें या हम बिल्कुल कर लें कि भाई देखिए, अगर इसके बाद से ये घटना होगी तो हम अटैक करेंगे। अब ये कभी वहां से कसाब आ जाएंगे, कभी जो है वो कोई और आ जाएगा। तो इस तरीके से भारत सरकार को इस बात को देखना चाहिए। और भारत सरकार असल में क्या है, देखिए हमारे यहाँ की जो एक्सटर्नल अफेयर्स की नीति है, मुझे ऐसा लगता है कि आजादी के बाद से अब तक एक्सटर्नल अफेयर्स की नीति सिर्फ पाक सेंट्रिक नीति रही है। और पाक सेंट्रिक होने की वजह से हम इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं पाकिस्तान की राजनीति से कि हम उसे किसी और तरीके से नहीं देखते। हम जिस दिन से रिटेलिएटरी प्रोसेस शुरू कर देंगे, जैसे ही उधर से हुआ, हमें अपने तरफ से अगर हम गन फायर शुरू कर दें या उनको ठीक से करें, तब ये जाकर कुछ स्थिति सुधरेगी। क्योंकि ये जो वक्त है, ये वक्त पुंछ में और उधर ये इन्फिल्ट्रेशन का दौर है। बहुत घना कोहरा है, बर्फबारी हो रही है, पाकिस्तान इसमें अपने लोगों को हमारी तरफ भेजेगा, इसीलिए अफजल सईद भी घूम रहा है वहां पे। तो ये लेकिन जब तक हम स्ट्रांग थोड़े नहीं होंगे, स्ट्रांग सिर्फ बयान नहीं दें बल्कि हम एक्ट करें। और इसके लिए अधिकारी गणों के बहुत ज्यादा मजबूत होने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसमें विलिंगनेस होना चाहिए कि हम दो टूक कर लेंगे। बिल्कुल सही कहा उदय जी। और हमारे साथ अरोड़ा साहब भी बने हुए हैं। अरोड़ा साहब, आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल हस्तक्षेप, ये जो इंटरफेरेंस है पॉलिटिकल, वो बहुत ज्यादा है? यही वजह है कि बातों में एग्रेशन सेना अध्यक्ष के नजर तो आया, लेकिन कहीं ना कहीं जब कड़े कदम उठाने की बात की जाती है तो सेना के ऊपर भी दबाव होता है, खुलकर सेना काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आज ऐसी स्थिति बनी हुई है। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो ये फैसला कर लिया है और कहीं हद तक ये अच्छा है कि पाकिस्तान के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करनी चाहिए। और कहते हैं कि अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पाकिस्तान हमारे इंटरेस्ट में है। ये हो सकता है काफ़ी हद तक सही हो, क्योंकि इसका जो आप पलट कर देखें कि अगर हमने पाकिस्तान को कंटेन करना है और अगर इनिशिएटिव हम अपने हाथ में लेना है, तो इसका मतलब है कि हमें मिलिटेंसी जैसे एक्शन लेने पड़ेंगे। अभी पाकिस्तान ने टेररिस्ट के जो लगाम है पाकिस्तानियों के हाथ में है और हमारी कंट्री के खिलाफ जब चाहें टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या कूल डाउन कर देते हैं। अगर हम भी ऐसा करेंगे, चाहे वो कंटेन करें अरेबियन सी की तरफ से, अफगानिस्तान की साइड से या नॉर्थ से और ईस्ट से, तो इसमें तो टेंशन बढ़ेगी। और क्योंकि हमारी गवर्नमेंट समझती है कि अगर पाकिस्तान ब्रेकअप होता है या टर्मोइल में रहता है, ये हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। इस करके जो आर्मी चीफ और एयर चीफ ने बोला है उसको पूरे तौर से अमल में लाने में काफ़ी मुश्किलें पेश आएंगी।
फिर भी जैसे मैंने बोला, जरूरी तो है जी। कि इस लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो भी एक्सचेंज हो रहा है जी। इसको बंद करने के लिए या तो दोनों कंट्रीज हाईएस्ट लेवल पे अपनी हिदायत दें, जैसे फ्लैग मीटिंग में कि भाई फलानी तारीख और फलाने टाइम से दोनों तरफ से सारी फायरिंग बंद हो जाएगी और सीज फायर फिर से लागू हो जाएगा। ये टेम्परेरी मेजर्स हैं, बट ये अभी करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल ये जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। उदय जी, जिस तरीके से जब ये सबसे पहले 6 तारीख को गोलाबारी हुई थी, सीजफायर का उल्लंघन हुआ था, हमारे 2 सैनिक शहीद हुए थे, उस दौरान उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान का जो रुख देखने को मिला था कि साफ तौर पर उसने इनकार किया। इसके बाद जो ट्रक वहां जाते थे, आवाजाही थी, उन पर रोक लगा दी गई थी। जो बस चलती थी उस बस पर भी उसे भी बंद कर दिया गया, नहीं चलेगी वो बस। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान का जो रुख देखने को मिला, इससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं भारत की गलती है। लेकिन अगर भारत के ओवरऑल कदम की बात करें तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब दूतावास को वापस बुलाने की बात की गई तो साफ तौर पर मना कर दिया। भारत का कहना था कि हम बात के जरिए हल निकालने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसी स्थिति भी अब आपको नजर आ रही है कि अभी भी इन तमाम चीजों को देखने के बाद बात के जरिए बात बनाई जा सकती है? मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैं जनरल साहब से बहुत ही आदर के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूं, और वो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का जो सिविलियन गवर्नमेंट है, उस सिविलियन गवर्नमेंट के प्रति पाकिस्तान की सेना, आर्मी, ISI जवाबदेह है? अगर वो जवाबदेह सिविलियन गवर्नमेंट के प्रति नहीं है तो पाकिस्तान की आर्मी जो इच्छा होगी वो करता रहेगा, और जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो ऊपर से शीरे की चाशनी लपेटती रहेगी। जनरल साहब, आपसे मुखातिब हूं मैं, और मैं यही सवाल मैं जानना चाहता हूं कि आज जो पाकिस्तान की हालत है, उस पाकिस्तान की हालत में एक तरफ सिविलियन गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ एक सेना की गवर्नमेंट है, अपनी सेना है, तीसरी तरफ ISI है। सितंबर में जनरल अशफाक कयानी रिटायर हो रहे हैं। जनरल अशफाक कयानी वो शख्स हैं जो कि सेना प्रमुख होने के पहले वो ISI के चीफ भी थे। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के सिविलियन सरकार, सिविलियन गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेह है? नहीं, बिल्कुल ये तो क्लियर है कि जवाबदेह नहीं है जी। पाकिस्तानी आर्मी की मन मर्जी चलती है, मगर अगर आपने पाकिस्तान आर्मी को मनाना है कि ये सीज फायर दोबारा वापस अमल में लाए, तो ये सिर्फ मिलिट्री ही नहीं और जगह पे भी प्रेशर पॉइंट्स पे जोर लगाना होगा। और उसमें ज़रूरी है कि जैसे ट्रेड, इकोनॉमी और जो उनके साथ वार्ता चल रही है, इस पे भी, और डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ये सब इनके ऊपर प्रेशर डाल के कुछ तो रब ऑफ होगा आर्मी में, जहां उनको भी पेन हो, तो तभी ये जाके मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। तो आर्मी पर पेन डालने के लिए, आर्मी पर दबाव डालने के लिए हमें आर्मी एक्शन की जरूरत है कि नहीं जनरल साहब? एब्सोल्युटली, ये तो मतलब इसका मतलब कुल मिला के जहां हम वापस आए वो ये कि हमें रिटेलिएटरी प्रोसेस की शुरुआत करनी चाहिए और उन्हें दबाव में लेना चाहिए। नहीं तो मैं किसी प्रकार से पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है, सिविलियन गवर्नमेंट पर कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट ने कहा होगा कि तुम जाओ हिंदुस्तान पर अटैक करो और गर्दन काट के ले आओ। कभी भी सरकारें इस तरीके का काम नहीं करती। ये स्पोरेडिक इंसिडेंट्स हो सकता है, और ये सिर्फ सेना के कुछ लोग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही जघन्य है। एक सैनिक ने सैनिक का आदर नहीं किया, एक सैनिक ने, पाकिस्तानी सैनिक हो या भारतीय सैनिक हो, वो दोनों सैनिक है। जब सैनिक ने सैनिक का आदर नहीं किया, ये सरकारी स्तर पर बात नहीं होगी, निश्चित तौर पर ये सेना के स्तर पर बात होगी। सवाल इसी बात का है जनरल साहब कि हम कैसे पाकिस्तान के आर्मी को यह विश्वास दिलाएं कि हम तुमसे मजबूत हैं, हम भी वो काम कर सकते हैं जो तुम कर रहे हो, और जो तुम कर रहे हो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। सवाल सिर्फ इसका है जी। बिल्कुल, ये जो बारबेरियन एक्ट है, ये तो बिल्कुल सही, इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये भी बात सही है कि वो दोबारा सीज फायर के लिए तब मानेंगे जबकि वो समझें कि अभी हमें अनएक्सेप्टेबल कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और ये जरूरी है। ऐसे ही थोड़ी ना दोनों साइड मान जाएंगी।
और ये काफ़ी सालों से ऐसे चला आ रहा है। फिर जब काफ़ी देखा दोनों तरफ नुकसान हो गया है तो दोनों साइड फिर से एग्री कर लेती हैं नॉर्मली फ्लैग मीटिंग में कि इसको बंद कर दिया जाए। जनरल साहब, एक और भी बात है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं। और हम इतने लिबरल हो जाते हैं कि पाकिस्तान के आधे से ज्यादा क्रिकेटर हमारे टेलीविजन स्टूडियो में बैठ के भाषण देते हैं और वो कहते हैं कि साहब क्या हो गया और क्यों जीत गया और हिंदुस्तान का कौन सा जो खिलाड़ी है वो बेहतर है और उसके जवाब में पाकिस्तान का कौन सा है। एक तरफ ये होता है, दूसरी तरफ वहां के तमाम संगीतकार जो हैं वो आके हिंदुस्तान में परफॉर्म करते हैं, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। बिग बॉस में वहां की बीना मलिक आके यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। सवाल यह है कि तमाम लेवल पर, म्यूजिक के लेवल पर, कल्चर के लेवल पर, आदान प्रदान के लेवल पर हम तो बहुत ही उदात्त हैं और हम तो कहते हैं कि भाई आओ और तुम हमारी गोद में बैठ जाओ, लेकिन वो जो अगला व्यक्ति है, अगला व्यक्ति इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। दोषी सिर्फ पाकिस्तान की सेना है। मैं अब भी यही बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान की सेना को कंटेन करने के लिए क्या पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट को कोई एडवाइजरी जारी करने की जरूरत है? जनरल साहब, नहीं, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि पाकिस्तान आर्मी मन मर्जी करती है और एक्शन करती है। इसमें पीपल के ऊपर कोई दोष नहीं होना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तानी हैं जो इंडिया आते हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए, चाहे वो बेशक इलाज के लिए कई बच्चों का इलाज किया है हमारे हिंदुस्तानी डॉक्टरों ने, इलाज के लिए या कल्चरल एडवांसमेंट के लिए या एंटरटेनमेंट की फील्ड में या स्पोर्ट्स की फील्ड में। आई थिंक ये तो हमारी अपनी कंट्री का बड़प्पन हुआ कि हम उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इसका रिवर्स ट्रू नहीं है जी। तो और सिटीजन्स जो हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर ऐसा दोष नहीं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें कि ऐसा कुछ हुआ। ये टोटली आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पाकिस्तान आर्मी। जी, मैं ये मानता हूं जनरल साहब, और ये यहां से हम लोग शायद डिस्कशन को कंक्लूड करें। बिन भय हो या न प्रीति, क्या हमें आवश्यक है कि हम पाकिस्तानी आर्मी को भय से ग्रस्त करें ताकि वो हमसे प्रेम करें? बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। जिस तरीके से उदय जी ये कहा भी जाता है कि जो पाकिस्तान है वो भारत से ही अलग हुआ है, यानी कि भारत का छोटा भाई है पाकिस्तान। हमेशा से भारत बड़प्पन भी दिखाता रहा है, लेकिन अगर छोटा भाई गलत रास्ते पे जा रहा है तो यहाँ डांटने की जरूरत है, फटकारने की जरूरत है। अब यहाँ भारत की तरफ से जरूरत बनती है कि वो कुछ ना कुछ ऐसे ही कदम उठाए। कान उमेठने की जरूरत है नेहा, सिर्फ डांटने फटकारने से नहीं होगा। कान उमेठिए, सोटे लाइए, बेत कटवाइए और पीठ पर मारिए, तभी जाके कुछ होगा। जनरल साहब, आपका चाहेंगे आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। बिल्कुल, वैसे आर्मी, इंडियन आर्मी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत तजुर्बा है, वो इसको झेलेंगे, अपने तरीके से झेलेंगे और इंश्योर करेंगे कि एंड में पाकिस्तान को इतनी कॉस्ट बेयर करनी पड़े कि सब दोबारा सीज फायर अमल में लाया जाएगा। जी जी बिल्कुल जी। तो जिस तरीके से उदय जी जो तमाम सारी चीजें निकल कर सामने आई हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। एक साथी और भी था। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नारी पर हो अब कोई घात, नहीं करेंगे हम बर्दाश्त। बहुत हुई सिसकी और हिचकी, अब टूटी है उसकी चुप्पी, बुलंद हुई उसकी आवाज। खामोश खड़ा क्यों देश समाज, बेखौफ कहो तुम हक की बात। चैनल 1 है तुम्हारे साथ। चैनल 1 न्यूज महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय
ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। बस इतना याद रहे, एक साथी और भी था। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारत की भारतीय सेना अध्यक्ष विक्रम सिंह की, जिन्होंने 2 टूक जवाब पाकिस्तान को दिया है। लगातार आधे घंटे से हमारी ये चर्चा भी जारी है और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं उदय जी से, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरोड़ा साहब। अरोड़ा साहब, आपका यहाँ पर मैं रुक करना चाहूंगी। जिस तरीके से तमाम पहलुओं पर हमें यहाँ पर विस्तार से बातचीत की है, आपकी अगर पुराने कार्यकाल की बात करें, यानी कि जब आप सेना में थे, तमाम सारी चीज़ों से आप जानकारी आपको है, तमाम सारी चीज़ें आपने देखी हैं, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस था? क्या आपके सामने भी कभी ऐसी कोई स्थिति जो इस समय घटनाक्रम हो रहे हैं, जो इस समय स्थिति बनी हुई है, क्या उस समय आपके दौरान भी कभी आपने ऐसा देखा ये सारी चीज़ें? जी हाँ, ये तो जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था तो कोई सीज फायर नहीं था जी, और रोज़ आर पार के गोलियां फायर होना आम बात थी। इसमें चाहे वो रात हो या दिन हो, गोलियां चल रही हैं। जब हमने सोना होता था तो नींद भी आ जाती थी। ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। और कुछ काफ़ी हज़ारों गोलियां फायर करने के बाद ही कोई कैजुअल्टी होती थी, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हमारे बंकर हैं, कम्युनिकेशन ट्रेंच वगैरह हैं, वो इतने अच्छे और असरदार हैं कि कोई आसानी से कोई कैजुअल्टी का चांस नहीं होता है। बट क्या होता है कि जब कोई बटालियन चेंज होती है दोनों साइड में, तो कभी कभी कोई ऐसी बटालियन आती है और उनका ऐसा कमांडिंग ऑफिसर आता है, वो जो सोचता है कि मैंने यहाँ 2 साल रहना है, मैं शुरू में ही अपने दुश्मन को बता दूं मैं किस चीज़ का बना हूं, तो वो 1-2 महीने ऐसी फायरिंग चलाते हैं कि लगता है कि कुछ दिमाग खराब हो गया है जी। तो उसमें हो सकता है कोई एक जवान दोनों साइड में से किसी का भी मारा जाए, गलती से मारा जाए या कारगर फायर से मारा जाए जी। तो अब मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं मालूम इस केस में क्या हुआ है, कैसे फर्स्ट कैजुअल्टी हुई थी इतने महीनों बाद, बट ये भी एक वजह हो सकती है। और बट ज़्यादा कंसर्न ये है कि वो उनके आदमी, सिर्फ 1-2 आदमी नहीं आए होंगे, काफ़ी तादाद में आए होंगे, 15, 20, 25 आदमी आए होंगे जिन्होंने हमारे 2 जवानों को पकड़ा और म्यूटिलेशन किया। सो ये क्यों हो गया मीन्स कमी पेशी है, और ये कमी पेशी को प्लग करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरत है। हालांकि फेंस बना हुआ है, वॉच टावर बने हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं, नाइट विजन कैमरास लगे हुए हैं, काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं, बट सारे एरियाज़ में नहीं हैं। और ये एक वल्नरेबिलिटी थी, ये एक एरिया था जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों, आई एम श्योर कि अभी ऐसी एरियाज़ को देखा जा रहा है ताकि इनको भी प्लग किया जाए। LC 740 किलोमीटर से ज़्यादा है, और जब रोज़ सुबह भी पेट्रोलिंग होती है तो देखा जाता है कई जगह ये जान के डैमेज कर देते हैं, काट देते हैं, तो उसकी रिपेयर की जाती है। LC मैनेजमेंट जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है जी, बट फिर भी इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उदय जी साहब, एक सवाल लेना चाहता हूँ, मानसिकता से संबंधित सवाल है। मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ इसमें। जब भी किसी तरफ की, चाहे उधर की या इधर की, सेना का कोई जवान जब फायरिंग करता है, उसके जहन में सोच क्या होती है? वो कैप्चर तो कर नहीं सकता, क्या सिर्फ जान लेने की मानसिकता होती है या डराने की मानसिकता होती है? नहीं, देखिए, जब क्रॉस बॉर्डर या क्रॉस LC फायरिंग होती है जी, किसी का कोई जवान नजर नहीं आता है जी,
तो फायरिंग कहाँ की जाती है? दो चीजें हैं जी। एक तो हम जो डिफेंसिव लाइन है, जो डिफेंसेस हैं, मोर्चे हैं, उनके बियॉन्ड देखते हैं जी। लाइन ऑफ कंट्रोल पे सारा एडमिनिस्ट्रेशन, मूवमेंट, रिप्लेनिशमेंट वगैरह रात को ही होता है जी। और आम तौर पे रास्ते ऐसे बनाए गए हैं जो कि क्या बोलते हैं हम, डेफिलेटेड हों, स्लोप के पीछे हों। मोस्ट ऑफ द एरिया जो है एलसी का हिली है या माउंटेनस है, तो आसान नहीं है कोई मूवमेंट देखना कारगिल रेंज पे और उस पे फायर डालना। ऑफ कोर्स मोटर और आर्टिलरी का फायर अगर डालें तो वो तो क्रेस्ट के ऊपर जाएगा। दूसरी बात यह है, जब हमारा जवान फायर करता है वो दुश्मन के बंकर के होल में फायर करता है जी। और जो बंकर का होल होता है, लूप होल, वो इतना छोटा होता है और उसके अंदर भी जवान ऐसे प्रिकॉशन लेके फायर करते हैं कि आसानी से गोली लगती नहीं है। एम ये होता है कि दुश्मन को के मूवमेंट को, फ्रीडम को पर पाबंदी लगा के रखें इस फायरिंग के साथ। और कभी कभी होता है कि कोई आदमी को गोली लग भी जाती है, वोंडेड हो जाता है या मर जाता है। जी। आमतौर पे ये जो दोनों तरफ से गोलाबारी जो होती है, उसमें एक अगर रफ एस्टिमेट हम लगाएं तो एक साल में कितने की नुकसान हमारे ख्याल से हो जाती होगी जान माल की? देखिए, ये तो पार्लियामेंट में इंफॉर्मेशन दी है डिफेंस मिनिस्टर ने जी कि जब सीज फायर लागू है तो नॉर्मली 4 या 5 आदमियों की डेथ होती है साल में। जब सीज फायर लागू नहीं है, मेरे ख्याल से 15-20 तक चला जाता है। ये रेशियो दोनों तरफ का एक ही है, उधर का भी यही होगा? बिल्कुल एक ही होगा कि उधर थोड़ा ज्यादा होगा? पूरे साल के फिगर बता रहा हूं जी। अच्छा, दूसरी बात ये है जनरल साहब कि ये जो साल में कौन सा महीना वैसा होता है या कौन सा वक्त ऐसा है जबकि सबसे ज्यादा गोलीबारी होती है? ये गर्मियों में ज्यादा होता है, जाड़ों में ज्यादा होता है? नहीं, आई थिंक सीजनल नहीं है, ये डिपेंड करता है कि कब इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और कब नहीं हो रही है। तो नॉर्मली विंटर सेट इन से पहले काफ़ी फायरिंग होती है, जब वो कोशिश करते हैं कि विंटर्स में काफ़ी एरिया ब्लॉक हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और अभी इन्फिल्ट्रेशन कराई जाए ताकि फिर विंटर के बाद ही ज़रूरत पड़े। विंटर में भी थोड़ी बहुत होती है बट आम तौर पे विंटर सेट इन से पहले होती है। विंटर सेटिंग के पहले होती है। दूसरी बात जो अपने दर्शकों के हित में हम लोग जानना चाह रहे हैं जनरल साहब, क्या कोई ऐसा भी बटालियन या कुछ भी कोई एक ग्रुप ऐसा बनता है जो, क्योंकि कुछ पढ़ने में ऐसा आ रहा है कि कुछ जिहादियों के साथ पाकिस्तान की आर्मी की एक टुकड़ी बनाई जाती है जो कि आकर सीमा पर इन्फिल्ट्रेशन का काम करती है और मरने मारने का काम करती है? क्या ये बात ठीक है कि जिहादियों के साथ पाकिस्तानी आर्मी के कुछ लोग मिलके और एक अलग से टुकड़ी बनाते हैं? ये तो उन्होंने कारगिल के टाइम भी किया था, जब जिहादियों को भेजा और बीच में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री और कुछ रेगुलर आर्मी के भी आदमी थे जी। मगर जब ये अभी नो वॉर नो पीस आप कहें जो सिचुएशन है, इसमें अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल भेजना बहुत रिस्की चीज़ है। इस करके मैं भी मानता हूं कि ये रेगुलर आर्मी के आदमी नहीं होंगे जी। ये जैसे रिपोर्ट में आया है कि लश्कर के आदमी या टेररिस्ट को ये काम दिया होगा, क्योंकि जो इसमें रिस्क है कि रेगुलर आर्मी के या उनके कमांडो अगर आए और पकड़े गए, ये भी रिस्क है कि फिर वो एक्सपोज हो जाएंगे और बहुत ही उनको इंटरनेशनली बेइज्जती होगी। जनरल साहब, क्या जो हम मांग रहे हैं, जो भारत सरकार मांग रही है और हमारे लोग जो मांग रहे हैं कि उस जो शहीद है उसका सिर वापस किया जाए, क्या ये डिप्लोमेटिकली आपको संभव लगता है कि पाकिस्तान इसे स्वीकार करेगा और हमें वो सर वापस कर देगा उस जवान का? नहीं, ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है उनकी और ना ही ये प्रोबेबली होगा जी। वो तो बिल्कुल मानने को ही तैयार नहीं है। रियलिस्टिकली अगर आप सोचें तो इसमें वो कभी नहीं मानेंगे, ना एक्सेप्ट करेंगे, ना वापस होगा, कुछ भी होगा। मैं नहीं देखता कि इसमें कुछ हो सकता है। बिल्कुल जी। जनरल साहब एक सवाल है, बड़ा अजीब सा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बताएं, आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो अभी क्या करते? बहुत ही ऐसा सवाल है जिसमें जवाब देना बड़ा मुश्किल है जी।
मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात करता। सिंपल बात तो ये है जी। तो वो तो अभी भी बात हो रही होगी, प्रधानमंत्री से बात हो रही होगी, उस लेवल पे टॉक हो रहा होगा, लेकिन ये तो चिरंतन होने वाली प्रक्रिया है और ये बहुत दिन आदिकाल से चल रहा है और अनादिकाल तक चलता रहेगा। आप बताएं, अगर ये बातचीत हो रही है या उनके नुमाइंदों के बीच में बातचीत हो रही है जी, तो उनकी तरफ से क्या रवैया रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, सवाल ये है उनकी तरफ से चाहे जो भी रवैया हो, लेकिन जब तक इस बात का आश्वासन कोई नहीं दे कि पाकिस्तान की आर्मी को वहां की सिविलियन गवर्नमेंट कंटेन कर लेगी, तब तक किसी बात का कोई मतलब नहीं है। जनरल साहब क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, वो मेरे ख्याल में उनका जवाब यही रहा होगा हमारे प्रधानमंत्री को कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो आर्मी के हाथ में है। जी, क्या आपको ऐसा भी लगता है कि जनरल अशफाक कयानी सितंबर में रिटायर हो रहे हैं और या तो वो अगला एक टर्म चाह रहे होंगे या कुछ वहां इंटरनल इस तरीके के डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होने के आसार होंगे जिसके जवाब में ये सब काम हो रहा हो? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं लगता है। अभी तो लोकलाइज्ड है और ये बारबेरिज्म का इंसिडेंट हो गया है जी। इसका कुछ उससे ताल्लुक मेरे को नजर नहीं आ रहा है। नहीं आता, माने सियासत से इसका आप कोई ताल्लुक नहीं जोड़ते? नहीं, ये प्योरली आर्मी की तरफ से लोकलाइज्ड ही मेरे को दिख रहा है। लोकलाइज्ड है और संभव है, ये भी संभव है कि वहां कुछ जिहादी एक्टिविटीज हो रही हो और उसके तहत पाकिस्तान की आर्मी का शील्ड लिया गया हो, ऐसा मानते हैं आप? एब्सोल्युटली करेक्ट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से उदय जी तमाम सारी चर्चाएं जो आपने बातचीत की अरोरा साहब से और जो सवाल आपने पूछे, कुल मिलाकर यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जो आज फ्लैग मार्च हुआ है, फ्लैग मार्च में दोनों देशों के जो ब्रिगेडियर मौजूद थे, जो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, बिल्कुल, जो फ्लैग मीटिंग हुई है। फ्लैग मीटिंग हुई है, हाँ, फ्लैग मीटिंग हुई है। जो क्या उस मीटिंग के बाद जो फिलहाल अभी तक खबरें निकलकर सामने आई हैं कि कोई अपडेट यानी कि कोई ऐसा कदम कोई उठाता हुए नजर वो नहीं आए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अफसर करीम साहब। अफसर करीम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चलवा न्यूज में। बोलिए। अफसर करीम साहब, हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्तों की और जिस तरीके से सेना अध्यक्ष ने आज जो तल्ख तेवर दिखाए हैं कि आने वाले वक्त में अगर कुछ ऐसा होता है फिर से तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, पहली बात यह है कि फौज जो है वो तो हमेशा कड़ी कार्रवाई करती है जब उसको करना होती है और वो बॉर्डर पे करती है और एलओसी पे करेगी जी। लेकिन वो कार्रवाई जो कन्फाइंड है लाइन ऑफ कंट्रोल पे जी, जो कार्रवाई भारत को करने की जरूरत है पाकिस्तान के खिलाफ, वो सोचने की वजह है कि क्या कर सकते हैं आप, किस तरह से दबाव डाल सकते हैं कि भारत का दबाव इतना पड़े कि पाकिस्तान इन हरकतों को रोक दे जी। पहली बात तो यह है कि आप जो उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर दबाव डालें, अंदर जो उनके कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर आप किसी तरह से कुछ कार्रवाई करके उनको ठीक करें जी। दूसरी बात यह है कि आपकी ट्रेड और इंडस्ट्री की बातचीत, जिससे पाकिस्तान के फायदे हैं, और दूसरे कदम जो आप ले रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के काफी फायदे हैं, उनको आप धीरे धीरे बोल दें कि अगर आप पीस नहीं चाहते हैं, आप ये कार्रवाई शुरू कर रखेंगे तो हम रोक देंगे और रोकते जाएं उनको जी। तो फिर पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा क्या करना है, अगर फिर भी नहीं सोचता तो फिर आगे की बात देखना पड़ेगी क्या करना। बिल्कुल, क्या कहेंगे उदय जी आप? जी, ऐसा जैसा अफसर करीम साहब ने कहा कि पहले आर्थिक दंड देने की जरूरत है, आर्थिक दंड के बाद अगर नहीं सुधरते हैं तब हमें सीधी कार्रवाई करना चाहिए। क्यों? बिल्कुल अफसर करीम साहब, लगता है सबक टूट गया उदय जी। जी, तो यही शायद कहना चाह रहे थे कि हम आर्थिक दंड दें पहले। ये बहुत दिनों से हम आर्थिक दंड कभी देते हैं, कभी आर्थिक दंड को वापस ले लेते हैं, कभी हम बस शुरू कर देते हैं, कभी हम बस को स्टॉप कर देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें तो होती रही हैं, लेकिन जैसे जिस बात पे हम लोग बात कर रहे थे, जनरल अरोड़ा भी जहां से सहमत थे, वो ये कि सबसे पहले इस बात की तस्दीक की जानी चाहिए कि पाकिस्तान की आर्मी, वो पाकिस्तान की एक यूनिट जो है, जो गवर्नेंस की एक यूनिट है, वो सिविलियन गवर्नमेंट के प्रति कितनी जवाबदेह है। अगर वो जवाबदेह नहीं होगी, अगर आर्मी की यूनिट, तो कुछ भी करते रहे, आप फ्लैग मीटिंग कर लें,
आप कुछ भी कर लें, आप एक दूसरे से हैंडशेक कर लें, आप आगरा जाके और मुशर्रफ जी जैसा आप बात कर लें, वो तमाम बातें होती रहेंगी, लेकिन ये स्पोरेडिक इंसिडेंट्स भी होती रहेंगी। सवाल इस बात का है कि सरकारों को धैर्य होता है, हमारे सेना नायकों को धैर्य होता है, हमारे जो मिलिट्री के अफसरान हैं उनको धैर्य हो सकता है, लेकिन एक जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक को वो धैर्य नहीं होता। आम पब्लिक को धैर्य अगर नहीं होता तो उसको कुछ काम होते हुए दिखना चाहिए कि ये काम हो रहा है, मतलब हम बहुत कमजोर नहीं हैं और पाकिस्तान को हम जवाब दे सकते हैं। इस पर बात होनी चाहिए कि वो काम क्या हो सकता है। क्या हम अगर जो अपने यहाँ के जो ट्रेड टाइज हैं उनको, ट्रेड व्यापार के जो जितने भी हमारे समझौते हैं उनको हम कैंसिल कर दें? क्या आवाजाही आम नागरिक के आने जाने की जो स्थिति है क्या हम उसे कैंसिल कर दें? क्या हम अपने वीसा रिजीम को और सख्त बना दें? और क्या हम जो अपने खेल और जो संगीत मौसीकी वगैरह जो तमाम चीजों पर हम वहां के आदमी को आने देते हैं, यहाँ के लोग नहीं जाते हैं, क्या उसको खत्म कर देते? क्या ये सब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे हम पाकिस्तान को कुछ कन्वे कर सकते हैं? जी, लेकिन यहाँ जनरल अरोड़ा साहब जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, यस, जो आपने बोला, बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिपेंडेंस इंडिया पर बढ़ा देंगे तो वो शायद हमारी बात सुनने लग जाएंगे। मगर दूसरी तरफ है पाकिस्तान आर्मी जो इसको रियलाइज नहीं करती है, वो अपने बबल में रह रहे हैं, वो अपने ही चलाना चाहते हैं। हमने देखा है कि जैसे इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड बढ़ रहा है और चाइना ने भी शायद ये एक रीज़न है, इसको मद्देनज़र रखते हुए बोला है कि इंडिया और पाकिस्तान को टेंशन नहीं बढ़ानी चाहिए और आपस में इसको सुलझाना चाहिए। तो इकोनॉमिक डिपेंडेंस का रोल है जो कि काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। बिल्कुल। बट पाकिस्तान आर्मी को भी तो फिर रियलाइज करना चाहिए ना। अब सिविलियन गवर्नमेंट तो रियलाइज करती हैं दोनों तरफ जी, बट पाकिस्तान आर्मी इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल, जिस तरीके से उदय जी अगर बात करें हाफिज सईद की, हाफिज सईद वहाँ का औचक निरीक्षण करता है, वहाँ पे देखता है, रेकी करता है और उसके बाद ये घटना घटती है, लेकिन उसके बाद हाफिज सईद की तरफ से बयान आता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आतंकी सरगना हाफिज सईद की तरफ से जो चुनौती दी गई है भारत को कि वो साबित करके दिखाए, तमाम एजेंसियों को चुनौती दी गई है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब आतंकवादियों का जो हस्तक्षेप है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं अब भारत को ये तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर सोचने की जरूरत है? मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने हमेशा से इन पहलुओं को बहुत ही गंभीरता से लिया है। हाफिज सईद अगर उस इलाके में जाता है, रेकी करता है और उसके बाद ये घटना अगर हुई है, हो सकता है हाफिज सईद की इसमें संलिप्तता हो और हो सकता है कि नहीं भी हो। ये भी संभव है कि हाफिज सईद के कुछ लोग वहां के आर्मी के कुछ जवानों के साथ मिलके ये टेम्पररी ये भय पैदा करने के लिए ये सब तमाम बातें कर रहे हैं। क्योंकि मैं जो ये मान रहा हूं कि अगर सर काट के ले जाया गया तो ये स्पोरेडिक इंसिडेंट्स नहीं है, ये फायरिंग करने के बाद ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि हम जब सर काट के ले जाएंगे तो हिंदुस्तान में बवाल मचेगा, हिंदुस्तान के लोग इस पे 10 तरीके की चर्चा करेंगे। ये हो सकता है कि लश्करे की चाल हो या और भी जो आतंकवादी संगठन है वो उसकी चाल हो, ये संभव है, ये संभव है। लेकिन सवाल इस बात का है कि हम आतंकवादियों से बात नहीं कर रहे हैं, हम आतंकवादियों से समझौता नहीं करना चाह रहे हैं, हम तो सिविलियन सरकार के साथ समझौता करने चाह रहे हैं। दूसरे स्तर पर अगर संभव हो तो हम आर्मी को यह विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई पहल नहीं होगी, लेकिन आपकी तरफ से पहल होगी तो आपको छोड़ेंगे नहीं। ये बात जब हम मजबूती के साथ कहेंगे तभी इस बात में कुछ होगा। और जैसा जनरल साहब कह रहे हैं, अगर हमने इकोनॉमिक पनिशमेंट दिया, हमने अपने ऊपर उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ा दी, अगर हमने अब जो हमारे मेडिकल टाइज हैं अगर उसमें हमने कुछ नए संशोधन किए और वीसा रिजीम को चेंज किया, यानी हम सिग्नल दें। देखिए, जो राजनीति है वो संकेतों की राजनीति होती है, वो संकेत और खास करके डिप्लोमेसी संकेत में किए जाते हैं। आप याद कीजिए जनरल मुशर्रफ का भारत का आगमन
जब वो दिल्ली हवाई अड्डे पे उतरते हैं उनकी पोशाक कुछ और होती है, जेस्चर कुछ और होता है। जब होटल में आते हैं जेस्चर बदल जाता है, पोशाक बदल जाती है। आगरा जाते हैं कुछ और हो जाता है। तो ये जो राजनीति है, कूटनीति जो है, कूटनीति जो है संकेतों का खेल है और ये संकेत से हमारे ख्याल से अब बहुत ज्यादा हो गया। 1 to 1 बात करनी चाहिए सरकारों के बीच में। इधर की सरकार उधर से की ठीक से अगर बात हो जाए तब ये जाके कुछ सुधरेगा। ये मैं बहुत काफी नहीं मानता कि विदेश मंत्री ने वहां के पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बुला के और उनको कुछ कह दिया। क्या कहा होगा? गाली गलौज तो हुई नहीं होगी। उन्होंने कहा होगा कि देखिए भाई, ये आपकी तरफ से जो चीजें हो रही हैं ये हमें स्वीकार नहीं है। ये सारे लोग बोल रहे हैं कि स्वीकार नहीं है, लेकिन आगे की बात बताइए ना कि अगर आगे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। और इसके लिए निश्चित तौर से हमें वहां से विड्रॉ करना चाहिए जहां पाकिस्तान को हमसे सहूलियतें मिलती हैं, पाकिस्तान को हमसे फायदे मिलते हैं। उन फायदों को आप विड्रॉ कीजिए और उसके बाद पाकिस्तान को यह बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अगर इस तरीके के तनाव बढ़ेंगे, चीन के हक में नहीं है और इसीलिए लगातार चीन चाह रहा है कि ये ऐसा ना हो। क्योंकि चीन जो है वो भी एक व्यापारी देश है और वो व्यापार दोनों तरफ से करना चाह रहा है। वो ये नहीं चाह रहा है कि हम एक के होके रह जाएं। जैसे अमेरिका करता रहा है वैसे ही चीन भी करना चाह रहा है। तो सवाल इसी बात का है कि हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार को एक ट्राइपार्टाइट अगर मीटिंग की संभावना हो जिसमें आर्मी के चीफ भी बैठे, डिफेंस मिनिस्टर भी बैठे, प्रधानमंत्री भी बैठे और भारत के साथ ऐसी कोई बात हो जिसमें ट्राइपार्टाइट एक एग्रीमेंट हो और उसको पालन करने की सहमति दोनों तरफ से हो। जनरल साहब क्या सोचते हैं आप? मेरे से पूछा जी। अरुण साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल संकेत जो देना है अभी तक दे देना चाहिए था जी। बातचीत ठीक है, बट संकेत जो है हमने देखा नहीं कि या उनकी नॉर्मली क्या होता है, पहली चीज उनकी फ्लाइट्स बंद कर दो, उनके डिफेंस एडवाइजर को एक्सपेल कर दो या दूतावास को एक्सपेल कर दो या कोई और ऐसे एक्शन लिए जाएं जिससे इंटेंट का पता लगे कि हम सीरियस हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं है जी। तो गवर्नमेंट जो है वो रिलक्टेंट है। रिलक्टेंट इसीलिए है कि वो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, बिगड़ेगा या सुधरने में आएगा, वो सब दिमाग में रखा होगा जी। तो ये जरूर उन्होंने सोच विचार किया होगा, कुछ प्लान बनाया होगा, इंटीग्रेटेड प्लान बनाया होगा और अभी वो आगे खुल के आएगा कि क्या होता है। बिल्कुल। यहाँ पर उदय जी एक छोटा सवाल है, एक सवाल यहाँ पर उठता है जिस तरीके से जो तमाम चर्चा चली है जिसमें यहाँ पर ये निकल कर बात आई है कि भारत को पाकिस्तान पर दबाव बनाने की जरूरत है। इकोनॉमिक अगर दबाव बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं दबाव में पाकिस्तान रहेगा और ऐसी हरकतें करने से बाज आएगा। लेकिन जिस तरीके से ये जो घटना घटती है, 6 तारीख को सीज फायर का उल्लंघन होता है, हमले होते हैं, गोलीबारी होती है, सैनिक मारे जाते हैं, इसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से कदम उठाए गए, चाहे वो भारतीय दूतावास को बुलाकर फटकार लगाने की बात हो, बातचीत की बात हो, या फिर जो ट्रक चलते हैं उन्हें बंद रोकने की बात हो, बस चलती है उसे रोकने की बात है, ये कदम तो भारत की तरफ से उठाए जाने थे क्योंकि यहाँ तो शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से की गई है। लेकिन जो पाकिस्तान पहले कह सकते हैं कि हमले करता है और बाद में ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम नहीं, भारत गलत है, तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या हो सकती है? कहीं वो अपनी आवाम को ये दिखाना चाहता है कि गलती पूरी भारत की है, या फिर ये दिखाना चाहता है कि हमने तो कुछ किया नहीं, ये जो सबको शुरुआत की जा रही है वो भारत की तरफ से की जा रही है। नेहा, एक शब्द है, हिंदी का शब्द है बेहया, और बेहयाई का कोई जवाब नहीं होता जी। अगर पाकिस्तान बेहया होकर कोई बात करना चाहता है तो हमें उसकी जवाब की तलाश नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ जनरल साहब से एक बात पूछूंगा कि बहुत दिनों के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के बाद हम इस जगह पर आए थे। अब जो हमारा ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है 1 से 10 के आंकड़े पर, आप इस ट्रस्ट डेफिसिट को कहां देखते हैं जनरल साहब? कहीं यही तो रीजन नहीं है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग काफी एडवांस कर गया है और पाकिस्तान आर्मी ने फैसला किया कि रोक लगाई जाए? बहुत ही सही तरफ आपने इशारा किया है और इसी के पास मैं आना चाह रहा था जनरल साहब, जिसकी वजह से मैं बार बार सितंबर में जनरल अशफाक कयानी के रिटायरमेंट की बात कर रहा हूं। और यह संभव है कि आर्मी को ऐसा लग रहा हो कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जब बहुत स्ट्रांग हो जाएगा
पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट बढ़ जाएगा तो आर्मी के हाथ से तमाम चीजें खिसक जाएंगी। अगर ये बात अगर है तो इस वजह से ये पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा किया गया सोची समझी साजिश है। क्या कहेंगे जनरल साहब? ये तो अभी अगले दिनों में देखना पड़ेगा कि अभी आगे क्या होता है। ये अगर ये एक कदम था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को हॉल्ट करने का जी, तो ये तो पहला कदम हुआ जी, पहला तो कदम। इससे सिर्फ इससे ही नहीं रुक जाएंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जी, तो हमें अभी सतर्क रहना पड़ेगा कि आगे क्या होता है जी। और क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि बेहया पाकिस्तान से किसी किस्म की जवाब की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए? एब्सोल्युटली जी, टोटली एग्री विद यू जी जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अरोड़ा साहब से बात हो रही है और उदय जी जिस तरीके से जो तमाम सारी ये जो पूरी चर्चा चली है, इसके बाद ये तो निकल कर सामने आ गया है कि अब भारत को बात नहीं बल्कि काम करना चाहिए, बिल्कुल काम करना चाहिए, जवाब देने की जरूरत है, एक्शन करना चाहिए और संकेत भेजना चाहिए। जैसा जनरल साहब कह रहे हैं, आप अपने यहाँ से उच्चायुक्त जो है उनको नोटिस दीजिए, यहाँ से उनके लोगों को कम कीजिए। आप अपने यहाँ जो टूरिज्म का ये दिए हुए हैं तमाम किस्म की सुविधाएं उसको बंद कीजिए। वो बॉलीवुड, टॉलीवुड और जो क्रिकेट वुड, ये तीनों वुड को वुड को हटा दीजिए, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा जी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक और जिस तरीके से अभी आपने एक जो सवाल अरोड़ा साहब से पूछा था कि क्या अब बातचीत की उम्मीद रखनी चाहिए पाकिस्तान से, क्या जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ाया गया है, उसके बाद क्या वाकई में अब हालात कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विश्वास यहाँ पर तोड़ा गया है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन एक बड़ी चीज यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, अगर हम भारत की बात करें, पहले भी अरोड़ा साहब ने कहा था कि बड़प्पन हमेशा से भारत दिखाता रहा है, इतना सब कुछ हो गया, हमारे सैनिकों की मौत होती है, उनकी कहीं ना कहीं उन्हें मार दिया था, उनका शहीद होते हैं वो। क्या आपको लगता है कितना सब कुछ होने के बाद भी अगर एक बार फिर से पाकिस्तान सब कुछ सामान्य करने की कोशिश करता है, उसके बाद कहीं ना कहीं क्या भारत को बड़प्पन दिखाने की जरूरत है, या फिर ये जो रिश्ते एक बार फिर से मधुर, क्योंकि पाकिस्तान की ये फितरत रही है, पहले वो वार करता है, बाद में वो बात करता है और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। क्या अगली बार अगर फिर पाकिस्तान ऐसा करता है और फिर सुधारने के रिश्ते की कोशिश करता है, तो क्या विश्वास करना चाहिए पाकिस्तान पर भारत को? मेरे ख्याल से जनरल साहब इसका जवाब दें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या कहेंगे अरोड़ा साहब? नहीं, देखिए अभी देखो, आप कुछ ही दिनों में ये जाहिर हो जाएगा। अभी कह रहे थे कि सर क्रीप के इशू पे कुछ सहमति बनती जा रही है, तो आगे आप देखेंगे अब ऐसा माहौल नहीं रहेगा कि इंडिया पाकिस्तान की प्रपोजल्स को आसानी से मान ले और सर क्रीक पे कुछ ना कुछ समझौता हो जाए जी। ये ऐसे ही सियाचिन पे भी बात चल रही थी, ये सब खिसक गया है। अब मैं ये नहीं देखता कि अगले 1 साल तक इसमें कोई प्रोग्रेस होगी जी। तो ये फर्स्ट कैजुअलिटी तो यही होगी, और आगे कोई इंटरनेशनल फोरम में जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, उसमें ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ मीटिंग होगी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ या प्रेसिडेंट के साथ, तो देखा जाएगा कि किस किस्म का रवैया रहता है और फिर ही आगे पता लगेगा किस दिशा में जा रहे हैं रिलेशंस। जनरल साहब, जाते जाते एक सवाल करूंगा, बहुत ही ब्लंट सवाल है और वो जो तमाम दर्शकों के मन में भी है, लोग भी आपस में बात करते हैं, क्या 2-2 हाथ कर लिया जाए पाकिस्तान से? इसका जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं तो मिलिट्री मैन हूँ और ये जो पूरा हादसा हुआ है, ये जो किस्सा है, ये ऐसी पॉइंट पे इसका अंत नहीं होना चाहिए कि इनिशिएटिव पाकिस्तान के हाथ में रहे जी, और वो सोचें कि हमारी मॉरल विक्ट्री हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अरोड़ा साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और उदय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तमाम जो बातें यहाँ पर निकल कर सामने आई, अलग अलग पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की और जानने की कोशिश की कि आखिर पाक की फितरत क्या है, पाकिस्तान चाहता क्या है और अब क्या करना चाहिए भारत को। तो फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम सियासत में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इतना याद रहे एक साथी और भी था।